हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हमने लिया है 12 प्रश्न। वो प्रश्न जो आपके लेवल को आज हिला देंगे। मतलब ये आपके लेवल के है या थोड़ा लेवल से ऊपर है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, पढ़ेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आज का क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से आज के लेवल मेरे दिल को छूता है, हालांकि दिमाग को भी छू लेता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। तो चलिए, क्या है ट्विस्टेड है? तो सीधी बात, नो बकवास के साथ। पहला प्रश्न, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये है एक एरोमेटिक एस्टर है। एस्टर को एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको ये 4 रिएजेंट रखे गए हैं। कौन सा सुटेबल रिएजेंट यहाँ पर फिट बैठेगा बताना है। सोडियम बोरेट टेट्राइडाइड और हाइड्रोलिसिस, H2 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राइडाइड हाइड्रोलिसिस, और चौथा है एल्युमिनियम HIBU का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं क्या? आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना? और फर्दर हाइड्रोलिसिस। तो कौन सा सुटेबल रिएजेंट यूज करेंगे? तो पहले मैं आंसर बता दूं। आंसर नंबर 4 सही होगा, यानी आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करेंगे, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2 के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि ये एस्टर को हाइड्रोलाइज रिड्यूस करके बेंजल्डिहाइड में ही रोकता है, RCHO या ArCHO में। ठीक है। और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो एल्कोहल तक में रिड्यूस कर देता है। और जो H2PD बेरियम सल्फेट है वो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में, जिसे आपने कौन सा रोजेन मून में जानते हैं। और सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस करने पर ये भी कई एस्टर को नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया बातें क्यों का, कि ये कंट्रोल करता है एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सरल हो आपके लिए भी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफैटिक एसिड इज। सभी एलिफैटिक एसिड है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कौन सही है? तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर वीक, फिर वीक, फिर वीक। यानी पहले मैं आंसर बताता हूँ, फिर कार्ड बताता हूँ। तो आपने देख लिया होगा, चारों पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े पढ़ लीजिए। तो आंसर है इसका ए, मतलब फर्स्ट। फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एस्टिक एसिड से। एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कि एक ब्रांच से CH3 लग गया है, फिर 2 ब्रांच हो जाएंगे। ठीक है ना? यानी जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है उतना एसिडिक करेक्टर घट रहा है। फार्मिक एसिड में कोई प्लस आई नहीं है। ठीक है, इसका ये रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल से क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट, देखिए जहां नॉट हो उसको ध्यान से पढ़ा करिएगा, बिलोंग टू लेशेंगले टेस्ट। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और अच्छे से लैब में किया होगा। तो किसके लिए यूज करते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन टेस्ट के लिए लेशेंगले टेस्ट करते हैं। अच्छा, किसमें? ऑर्गेनिक सैंपल में, कि नाइट्रोजन है, कि सल्फर है, कि हैलोजन है। ठीक है, तो कौन सा लेशेंगले टेस्ट नहीं है इसमें? तो सोडियम को फ्यूजन कराते हैं हैलोजन के साथ, तो सोडियम हैलाइड बनता है, ये करते हैं लेशेंगले में। और कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ करते हैं, तो कॉपर और CO2 बनता है, ये नहीं करते लेशेंगले में। जबकि तीसरा, सोडियम और कार्बन नाइट्रोजन करते हैं, सोडियम साइनाइड बनता है, करते हैं। सोडियम और सल्फर के साथ करते हैं, सोडियम साइनाइड करते हैं। कौन नहीं करते हैं? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.03 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ये सेकंड इनवर्स कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस्ड टू 0.9 मोल पर लीटर? क्वेश्चन समझे आप? गिवन है, लॉग का वैल्यू दिया है। 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा? तो आपको दिया क्या है, यानी इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के दिया है, के कितना दिया है? 0.03 सेकंड इनवर्स। और फिर क्या कह रहा है? हाउ डज टाइम इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस्ड, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट कितना दिया है? 7.2 मोल पर लीटर। और R कितना बोल रहा है? रिमेनिंग हो जाएगा, गेट रिड्यूस मतलब इतना रिएक्ट करने के बाद कितना बचेगा? 0.9 मोल पर लीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम। टाइम पूछ रहा है, कितने समय के बाद ये 7.2 से कंसंट्रेशन से 0.9 मोल पर लीटर बच जाएगा, जबकि रेट कांस्टेंट 0.03 दिया है। तो सब दिया है, तो फार्मूला लगाइए ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो कैसे लगाते हैं? के बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन R रिमेनिंग कंसंट्रेशन। और सबका वैल्यू दिया है, टी निकल जाएगा यहाँ से, बस फार्मूला फिट करना है। तो फार्मूला फिट करने के लिए टी के ट्रांसफर कर दीजिए, टी को यहाँ कर दीजिए, के को यहाँ कर दीजिए, और फिर रख दीजिए। तो रखेंगे तो कैसे रखेंगे मैं दिखा दे रहा हूँ। टी बराबर 2.303 अपॉन के की जगह पर क्या है? 0.03 लॉग, यहाँ पर क्या है? 7.2 अपॉन 0.9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 8। 8 को पावर के रूप में लिखेंगे, 8 को पावर के रूप में लिखेंगे, 2 पावर कितना? 3, और 3 आगे आ जाएगा। लॉग 2 का वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे, लॉग का वैल्यू दिया है तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? आंसर नंबर 3। ठीक है, 69.3 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। फार्मूला में बता दिया, रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि मैंने जो 12 क्वेश्चन लिया है 46 से स्टार्ट होकर, नीट की ओल्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन क्या बात है, कितना घुमा फिरा क्वेश्चन दे रहा है। थोड़ा सा लेवल अच्छा हुआ है नीट के लिए।
अगला क्वेश्चन, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, अ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। क्या आप सही समझते हैं? बताइएगा, 4 स्टेटमेंट पढ़िएगा तब। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। जी नहीं, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जब 0 होता है, बॉन्ड ऑर्डर जब 0 होता है तो ये स्टेबल अनस्टेबल होता है, ये कह रहा है क्वाइट स्टेबल, गलत कर रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिक्रीज करता है, तो ये भी गलत कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर देखिए, फोर्थ देखिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यदि 0 हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है उनके बीच का डिस्टेंस घटता है। यहाँ कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, बिल्कुल गलत कर रहा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which of the compounds will be having the minimum conductance in solution, minimum पूछ रहा है, minimum conductance in solution। यदि चारों कंपाउंड को आप एक्वा सोल्यूशन में लेते हैं और इसमें एनोड कैथोड लगाकर उसका कंडक्टिविटी चेक करते हैं तो किसका मिनिमम कंडक्टेंस आएगा? बताइएगा, क्यों आएगा? बताइएगा। तो मैंने आंसर बताता हूँ, आंसर नंबर 4 करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जब ये आयनाइज होगा तो कितना आयन से देगा? ये एक कम्प्लेक्स आयन देगा, एक तीन क्लोराइड आयन, टोटल कितना देगा? आयन 4। नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 4। ये डिसोसिएट होगा सेकंड वाला तो कितना आयंस देगा? 2। और तीसरा अरे मिनिमम, यहाँ पर तो दो ऑप्शन भाई हो सकता है करेक्ट, है ना? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? 1, क्योंकि डिसोसिएट काउंटर है नहीं, और यहाँ पर भी काउंटर आयन नहीं है तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। तो नंबर ऑफ आयंस देखा जाए तो नंबर ऑफ आयंस दोनों का थर्ड और फोर्थ का सेम आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए दोनों तो बराबर आ रहा है, क्या ठीक लगाएंगे? तो इसका आंसर आप खोजिएगा। मेरे समझ से तो 3 और 4 का दोनों का कंडक्टेंस मिनिमम आएगा, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर इसका भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, जो दिया हुआ है। यदि कोई करेक्शन हुआ होगा तो इसका मुझे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से ये फोर्थ और थर्ड दोनों का मिनिमम होगा, बराबर आएगा। ठीक है, चलिए यदि आप इसका सर्च करिएगा आप डालकर गूगल पर कि क्या आ रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 4 में से कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? ये भी सीधे सीधे नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, पार्टिकल्स वो आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है ना? ये तो पढ़े होंगे आप। तो सबकी मोलरिटी लगभग सेम है, थोड़ा सा इसका ज्यादा दे रहा है बस, लेकिन मोलरिटी लगभग क्या? 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट, 0.15 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर यूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज और यूरिया तो डिसोसिएट होते नहीं, तो इसकी बात नहीं की जाए, सेकंड और थर्ड हटा दिया जाए, बचता है सोडियम सल्फेट। कितने आयन देंगे? तो डिसोसिएट होने पर 2 सोडियम आयन, कितने आयन? 2 सोडियम आयन, और सल्फेट आयन कितना? 1। तो कुल टोटल आयन कितने हो जाएंगे? 3। और ये पोटेशियम नाइट्रेट डिसोसिएट होगा तो 1 पोटेशियम और 1 नाइट्रेट, तो कितने आयन? 2। तो ये 2 आयन, ये 3 आयन, तो सबसे ज्यादा आयन किसमें है? फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आई पर डिपेंड करता है, आई का वैल्यू ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा सोडियम सल्फेट का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए ताकि आप सोचें, रटे नहीं। चलिए पढ़िए, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। तो assertion क्या कह रहा है? अंडर ये जो 1 2 3 4 आइडोब्यूटेन अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन क्लोरोब्यूटेन। ठीक है ना? ये 1 2 3 4 आइडोब्यूटेन की तुलना में आइडोब्यूटेन SN2 रिएक्शन फास्टर देता है, किसकी कंपेयर में? क्लोरोब्यूटेन के कंपेयर में। ये असर्शन कर रहा है, यानी स्टेटमेंट कथन बोल रहा है, और उसका रीजन क्या बता रहा है? रीजन में दे रहा है आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो फर्स्ट भी असर्शन भी सही कह रहा है और उसका रीजन भी सही कह रहा है। तो किस ऑप्शन में दिया है ये बात दोनों कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज, कहाँ पर दिया है? हाँ ये देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि आयोडीन क्या है? अच्छा ग्रुप, लिविंग ग्रुप है। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है उस पर SN2 रिएक्शन फास्ट होता है, यानी जल्दी होगा, जबकि Cl का ब्रेकिंग स्लो होगा, इसलिए फास्टर होगा। तो रीजन तो बताया ना कि लार्जर साइज होने की वजह से ब्रेकिंग जल्दी होगा, ब्रेकिंग जल्दी होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा वो। ठीक है, और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो लिविंग एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों ही अपने भाइयों से, ब्रोमाइड क्लोराइड और फ्लोराइड से अच्छा है वो। कौन? आयोडाइड। अच्छा आयोडीन हम लोग लेते हैं नमक में कि आयोडाइड लेते हैं? आई माइनस लेते हैं कि I2 लेते हैं? बताइएगा ये इसका आंसर। थोड़ा घरेलू मामले में भी आप जानकार बनिए, I2 लेते हैं कि I माइनस लेते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंसीडर करिए भाई कौन कौन है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2SO4। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स इन देम आर रेस्पेक्टिवली, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो अंडरलाइन एलिमेंट है ना उनके ऑक्सीडेशन नंबर किस क्रम में सही है। पोटेशियम परऑक्साइड में पोटेशियम का कितना होगा निकाल लीजिए, तो पोटेशियम का निकालना है O2 है, तो इसका मानते हैं x, इसका होगा -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। एक मिनट, पोटेशियम का निकालना है ना, और पोटेशियम का ऑलरेडी +1 होता है चाहे वो जिस फॉर्म में हो, ठीक है। और H2O2 में ऑक्सीजन का -1, H2SO4 में सल्फर का +6, तो 1 + 1 -1 +6, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। पोटेशियम का +1, परऑक्साइड परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 और H2SO4 में सल्फर का +6, ठीक है। ये क्रम ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। चलिए आसान था ये। नेक्स्ट लेकिन 3 स्टेप निकालना पड़ेगा ना। अगला फिर से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेवल पर क्वेश्चन है ये। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में क्या क्या दिया है, हैबर प्रोसेस, वाकर ऑक्सीडेशन, विल्किंसन कैटलिस्ट और जिगलर कैटलिस्ट। किससे मिलान करना है, ये सेकंड वाले कॉलम में जो दिया है। तो हैबर प्रोसेस कहाँ यूज करते हैं, हैबर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाता है। किसके प्रेजेंस में, आयरन कैटलिस्ट, तो ए का क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। वाकर ऑक्सीडेशन में क्या यूज करते हैं, पैलेडियम क्लोराइड, तो बी का क्या हो गया सेकंड हो गया। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ट्राईफेनिलफॉस्फेन और रोडियम क्लोराइड। ट्राईफेनिलफॉस्फेन PPH3 का होल थ्राइस को क्या पढ़ते हैं, ट्राईफेनिलफॉस्फेन, ठीक है। और रोडियम क्लोराइड, तो ये सी का क्या हो गया थर्ड। और डी बचा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड विथ ट्राईमेथिल एल्युमिनियम, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है बताइएगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस लिए यूज किया जाता है, क्या बनाने के समय। तो डी का क्या हो गया फोर्थ, यानी ये सही ए का सामने दिया है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एकदम सही से मिलान दिया ही है सामने, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप गलत करेंगे, इसका इसमें मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आपके लिए मैं देता हूं, पढ़िएगा क्वेश्चन फिर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट दे रहा है, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए स्टेटमेंट देता है। लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेनिक। और सेकंड स्टेटमेंट है एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। ये पी ब्लॉक एलिमेंट से है, तो पी ब्लॉक आपके सिलेबस से हट गया लेकिन नीट में है अभी भी, इसलिए इसको पढ़िएगा और इसका आंसर खुद बताइएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज के सेक्शन का। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, फिर से 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज ए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। बात सत्य है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, जो लौह चुंबकत्व यानी लोहे के चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक आकर्षित होना, पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम सेकंड आयन, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इज द सेम एज दैट ऑफ न्यूडीमियम Nd3+ आयन, जिसका एटॉमिक नंबर 60 है। समझे आप, क्या समझे कि ये बोल रहा है कि क्रोमियम सेकंड में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही न्यूडीमियम 3+ में इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो आप जान लीजिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा हाँ, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है, अब दूसरे को चेक करें। तो क्रोमियम सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पहले होता क्या है, क्रोमियम का पहले जानिए 4s1 होता है और 3d5 होता है क्रोमियम का, ठीक है ना। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 4s से 1 निकल गया, d से 1 निकल गया, तो d में बचा कितना, 3d4 बचा है, कितना 3d4। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। अब नियोडीमियम का 60 होता है, इसका कैसे लिखते हैं, जनरल पहले लिखिए, इसका होता है जिनान और 256 6s2 के बाद 4f 54 2 56 14 56 4, ठीक है ना। 4f में 4 रहेगा और निकलना कितना है 3, तो 2s से निकलेगा और एक d से f से, तो बचेगा क्या लास्ट में 4f3। तो इसमें बचा है 4f3 और क्रोमियम बचा है d4, तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, कहाँ पर है, किस ऑप्शन में। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पहला। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। तो ये रहा आपके 12 क्वेश्चन जो कि आपके लेवल के हैं या ऊपर है या नीचे है, बताइएगा कि आपको अपने से कितने प्रश्न का आंसर आ रहा था या आ गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के लिए इंतजार करते हैं कि अगला वीडियो कब आएगा, जब आप कमेंट करेंगे आंसर देंगे तो लाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ये आप सुझाव देना चाहते हैं इसके लिए कि आप कैसा चाहते हैं, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन कम है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। हालांकि गूगल पर तो सारे क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट मौजूद है, तो इस वीडियो की क्या ज़रूरत है ये मैं सोचता हूँ। तो आप मुझे सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए आपके तैयारी में सहयोग के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।